नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन की, दक्षिण अफ्रीका में उनके कड़वे अनुभवों की और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके उस योगदान की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, एक बेहद शर्मीला इंसान, एक ऐसा वकील जो अपनी शुरुआत में बॉम्बे में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया, वो आखिर महात्मा कैसे बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अंततः एक विशाल और ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कहता है और यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य विषय है। तो आइए इस सफर के पहले चरण से शुरुआत करते हैं, पोरबंदर से प्रिटोरिया तक। बात 1893 की है। 1869 में पोरबंदर में जन्मे और इंग्लैंड से वकालत पढ़कर लौटे एक युवा को भारत में अपने करियर को लेकर काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। और तभी एक ऐसा मौका आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी के कानूनी मुकदमे के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का प्रस्ताव मिला, और वो भी महज 105 पाउंड के एक मामूली कॉन्ट्रैक्ट पर। असल में ये सिर्फ 1 साल का एग्रीमेंट था, लेकिन किसे पता था कि यह एक ऐसा संयोग बनेगा जो अनजाने में ही एक वैश्विक क्रांति की नींव रख देगा। दक्षिण अफ्रीका पहुंचते ही उनका सामना एक बेहद कड़वी सच्चाई से हुआ। पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन की उस सर्द रात की घटना इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। वैध फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद महज उनकी चमड़ी के रंग की वजह से उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। स्टेशन के उस ठंडे वेटिंग रूम में कांपते हुए उनके भीतर अन्याय के खिलाफ एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने उनके पूरे वजूद को ही बदल कर रख दिया। सारा संकोच, सारा डर बस उसी रात खत्म हो गया। ये जो वैचारिक और बाहरी बदलाव था वो वाकई दिलचस्प था। कहाँ वो लंदन का सूट बूट पहनने वाला बैरिस्टर और कहाँ खादी पहनने वाले महात्मा जिन्होंने स्वेच्छा से गरीबी और अपरिग्रह यानी चीज़ों का संग्रह न करने का जीवन अपना लिया। ये परिवर्तन कोई रातों रात नहीं हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में भगवद गीता और अन्य ग्रंथों के गहन अध्ययन ने उन्हें ये समझने में मदद की कि सच्चा धर्म किताबों में नहीं बल्कि जीवन में उतारा जाना चाहिए। अब आते हैं दूसरे चरण पर, दक्षिण अफ्रीका का वो दौर जो उनके लिए एक भट्ठी की तरह साबित हुआ। जो शख्स महज 1 साल के लिए गया था वो पूरे 21 साल तक वहीं रुक गया। 1894 में उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1906 के जुलू युद्ध के दौरान घायलों की मदद के लिए एम्बुलेंस कोर का नेतृत्व किया और आखिरकार 1914 में दुनिया भर के दबाव के चलते ऐतिहासिक गांधी स्मुट समझौता हुआ। इन 2 दशकों के नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष ने उन्हें एक बेहद कुशल राजनीतिक रणनीतिकार बना दिया था। और इसी संघर्ष की आग से एक बेहद ताकतवर अवधारणा का जन्म हुआ, सत्याग्रह। सत्य और आग्रह, जिसका मतलब है सत्य पर दृढ़ रहना। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे शब्दों को सिरे से नकार दिया और न्याय मांगने के इस एकदम सक्रिय लेकिन पूरी तरह से अहिंसक तरीके को दुनिया के सामने रखा। ये केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं था, बल्कि असल मायने में सत्य और प्रेम की शक्ति थी। तीसरा चरण, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी एंट्री। 1915 में जब वो भारत लौटे तो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का पूरा नजरिया ही बदल दिया। कांग्रेस को एलीट क्लास से निकालकर लाखों की भीड़ का एक जन आंदोलन बना दिया गया। 1917 में चंपारण और खेड़ा में किसानों के अधिकारों के लिए सफल सत्याग्रह हुए। फिर 1920 का असहयोग आंदोलन, जिसमें ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं, खासकर खादी, को बढ़ावा देना शामिल था। इसके साथ ही उन्होंने समाज से छुआछूत मिटाने जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों पर भी पूरा जोर दिया। चौथा चरण, दांडी मार्च और जन आंदोलन का वो ऐतिहासिक समय। ये संघर्ष का एक बहुत ही नाटकीय और टर्निंग पॉइंट था। 1930 का साल, जरा सोच कर देखिए, 200 मील पैदल चलना, और वो भी किस लिए? ब्रिटिश सरकार के 1882 के उस अन्यायपूर्ण नमक कानून को तोड़ने के लिए, जिसके तहत भारतीयों को अपना ही नमक बनाने से रोका जाता था। यह समुद्र तट तक की एक लंबी और थका देने वाली यात्रा थी, महज इसलिए ताकि समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा जा सके। यह शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की एक मिसाल थी। अगर हम इस आंदोलन के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये वाकई हैरान करने वाले हैं। शुरुआत सिर्फ 80 लोगों से हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प बात थी इसमें महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी। पहली बार शहरों से लेकर गांव तक की महिलाएं भारी तादाद में घरों से बाहर आईं, और इसका नतीजा 60,000 से ज्यादा भारतीयों ने खुशी खुशी जेल जाना स्वीकार किया।
इस पूरे मार्च का असर क्या हुआ? इसे ब्रिटिश प्रांतीय गवर्नर सर चार्ल्स एंस के इस एक बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने साफ साफ स्वीकार कर लिया कि इंग्लैंड भारत पर तभी राज कर सकता है जब भारतीयों की सहमति हो। वे तलवार के दम पर राज नहीं कर सकते। और सच तो यह है कि इस नमक मार्च ने मूल रूप से इसी सहमति को जड़ से उखाड़ फेंका था। आगे बढ़ते हैं 5वें चरण की तरफ, भारत छोड़ो आंदोलन और विभाजन का वो उथल-पुथल भरा दौर। 1942 आते आते दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में उलझी हुई थी और इधर भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अपने चरम पर थी। इसी बीच भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ये कोई साधारण विरोध नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट और निर्णायक विद्रोह था। मांग बिल्कुल सीधी थी, ब्रिटिश सरकार तुरंत और पूरी तरह से भारत से अपना शासन वापस ले। और आखिरकार अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारत और पाकिस्तान का दर्दनाक विभाजन हुआ। 1947 के अंत में भयानक सांप्रदायिक हिंसा और दंगे भड़क उठे, जिसने गांधी जी को गहरे दुख में डाल दिया। और फिर 30 जनवरी 1948 का वो काला दिन आया जब दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में जाते समय उनकी हत्या कर दी गई। एक बेमिसाल जीवन का ये एक बेहद दुखद अंत था। और आखिरी छठा चरण, महात्मा की वो महान विरासत। सत्य के साथ उनके ये प्रयोग सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अफ्रीका में श्वेत वर्चस्व की नींव को कमजोर किया, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं को नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए प्रेरित किया, और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला के लंबे संघर्ष को एक नई दिशा दी। गांधी जी ने यह साबित कर दिया कि अहिंसक सविनय अवज्ञा कोई किताबी विचार नहीं है, बल्कि दुनिया भर में अन्याय से लड़ने का एक अचूक वैश्विक हथियार है। तो जाते जाते विचार करने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में जहां हम अपने चारों ओर कई तरह के अन्याय और संघर्ष देखते हैं, हम आधुनिक समस्याओं से लड़ने के लिए अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सत्याग्रह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना दशकों पहले था। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।